सीधा जयपुर ले चलते हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। 16 तारीख को मुझे दोपहर में नोटिस मिलता है और मुझसे ये निर्देश दिए जाते हैं कि मैं 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे एक लंबी फेरिस डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने मांगी, जो किसी भी तरीके से 12-15 दिन 20 दिन से पहले वो सारी फेरिस इकट्ठी नहीं की जा सकती। तो और संडे बीच में आ गया, 17 तारीख का संडे था, संभव नहीं था कि मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर पाऊँ। इसलिए मैंने ईडी को ये जवाब भेजा है इस रिक्वेस्ट के साथ में कि मेरे को कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाए, मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकूं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट जाऊंगा तो भी कोई जाने का अर्थ नहीं है। तो ये मैंने उनको लेटर भेजा है, ये प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नोटिस भेजा जाता है वो किसी भी कारण से आने की स्थिति में नहीं है तो 2-3-4 बार कम से कम उसको टाइम दिया जाता है। मैं अपेक्षा करता हूं ईडी से कि मैंने जो टाइम मांगा है कम से कम उतना टाइम तो ईडी मुझे देगी। सर, 16 जनवरी को आपके घर पे और आपके सहयोगियों की यहाँ भी एक रेड हुई थी, उस रेड में क्या मिला था उसके बारे में कुछ? देखिए, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम हो गया है आजकल, 10 जगह पे कार्रवाई होगी तो उनका जो प्रेस नोट बनता है एक इकट्ठा प्रेस नोट बना देते हैं। ये उन्होंने सिस्टम बना लिया अपना, किसके अलग अलग क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं बताते हो। उन 10 जगहों पे कुल मिला के क्या मिला वो प्रेस नोट में उसका जिक्र करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया हूं अब तक कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है तो मैं इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता जरूर ये हूं कि जब किसी के यहाँ कोई कार्रवाई हो, सर्च हो, रेड हो, तो उसके क्या मिला अलग अलग बताया जाना चाहिए, जिससे जनता में कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो। तो 16 आज जो मेरे को पेश होना था उसके लिए मैंने जवाब भेजा है, राइटिंग में जवाब भेजा है, वो जवाब वहाँ ईडी में पहुँच गया। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम उतना टाइम जो मुझे मैंने मांगा है वो मिलेगा, उससे ज़्यादा मिले तो और बेहतर है। सर, एक बीजेपी में जाने की अटकनें भी आपकी लग रही थी, क्या इस नोटिस के बाद में अटकनें कमजोर हो गई या फिर कुछ? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो। अटकलें भी आपने लगाई, कमजोर रहेंगी ताकतवर रहेंगी ये भी आप ही बताओगे। मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से मैंने कोई अधिकृत कोई बात की नहीं है, लेकिन आपने अटकलें लगाई, आप ही जवाब दोगे। लेकिन सर, क्या ईडी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है? जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करके बीजेपी में शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है, आप पर भी ऐसा हो रहा है क्या? अभी तक तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे से किसने कांटेक्ट किया नहीं, लेकिन ये आरोप तो लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये बात उनसे पूछी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मेरा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं हो, लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आरोप लगाता है तो किसी आधार पर आरोप लगाता है। आपने भी बहुत बार लगाए सर, जब कांग्रेस के नेता छोड़कर जाते हैं तो यही बात आती है सामने। मैंने कभी भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पे कभी सवाल नहीं उठाया। मैं एक चीज कहता हूं, जांच एजेंसियां आए, जांच करें, निष्पक्ष तरीके से जांच करें, कोई अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि ये जेजेएम जिसकी बात की जा रही है, इसके किसी भी टेंडर में, पहली बात तो ये 22,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ कहता है, कोई 2,000 करोड़ कहता है, अलग अलग चैनल में अलग अलग फिगर चल रहा है। 20-22 हजार करोड़ के टेंडर तो मेरे ख्याल से शायद 2019 जब से जेजेएम चालू हुआ है तब से लेकर और हमारी सरकार अंत तक कुल भी शायद ना हुआ। मैंने एक बार शायद जून जुलाई के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब मैं मंत्री था, तब तक 16,000 करोड़ रुपए कुल टेंडर हुए थे। हमने उससे पहले 22,000 करोड़ रुपए के टेंडर हमारे टाइम पे फ्लोट हुए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि टेंडरों में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, न मेरी कोई भूमिका थी, न वर्तमान मंत्री उनकी कोई भूमिका है, न मुझसे पहले कल्ला जी मंत्री थे उनकी कोई भूमिका थी। एक सिस्टम बना हुआ है, पारदर्शी तरीके से टेंडर होते हैं, ऑनलाइन टेंडर होते हैं,
वो प्रक्रिया आप लोगों को भी पूरी पता है, जिसमें मंत्री का कोई दखल नहीं होता। तो प्रक्रिया पूरी तरीके से की गई। कोई शिकायत अगर आती है तो शिकायत पे जांच हम लोग कराते हैं। आजकल तो सेल्फ अटेस्टेशन का जमाना है। कोई डॉक्यूमेंट कोई लगाता है, कोई कंपनी लगाती है, तो टेंडर जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर एक अपना आप क्लॉज डले हुए होते हैं कि अगर कोई पेपर, अगर कोई दस्तावेज गलत लगाया गया तो कंपनी भुगतान उसके लिए जिम्मेदार होगी। तो सेल्फ अटेस्टेशन के जमाने में जब तक कोई शिकायत नहीं आवे तब तक जांच भी क्या कराएं। कोई शिकायत आती है तो जांच कराते हैं। मैं उस टाइम पे हमारे 20-22 हजार करोड़ रुपए के टेंडर करीब हमने मेरे ख्याल से शायद जनवरी-फरवरी के आसपास 2023 में, उस टाइम पे उनमें टेंडर प्रीमियम था जो भेजा गया फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको, तो टेंडर कैंसिल कर दिया। उसके बाद कुछ मेरे शायद सितंबर के आसपास में कुछ और टेंडर हुए थे। वो टेंडर इस सरकार के बनने के बाद में मंत्री बने नहीं थे, उससे पहले ही एसीएस जो पहले वाले एसीएस थे वो भी कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने उनको किन्हीं कारणों से रद्द किया, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब से जलदाय मंत्री विभाग अलॉट हुए हैं उसके बाद से लेके अब तक किसी टेंडर पे कोई कार्रवाई मैं समझता हूं कि नहीं हुई। जो पुराने कार्रवाई हमारे टाइम की चल रही है, जो कोई पदमचंद जैन नाम का ठेकेदार है, उस पे जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई हमारे टाइम से ही शुरू हुई कार्रवाई है। एसीबी ने उसके रेड मारी, एसीबी ने चालान पेश किया। ईडी तो उसके इसलिए एंटर कर पाई ईडी की एसीबी ने कार्रवाई की थी। अगर एसीबी कार्रवाई नहीं करती तो ईडी भी नहीं कार्रवाई कर पाती। तो एसीबी ने कार्रवाई करी, उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, चाहे ईडी हो चाहे एसीबी हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो अपनी कार्रवाइयां करे, निष्पक्ष तरीके से करे, लोगों को बेवजह परेशान नहीं करे, किसी तरीके के दबाव में नहीं आवे, और जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लेकर आवे। संजय बड़ाई का क्या रोल है सर? ये आपके नजदीकी है, पीएचडी से इनका क्या कनेक्शन था? इनसे भी पूछताछ हुई कुछ दिन पहले। आप किसी की भी जो ईडी जो पूछताछ कर रही है, आप किसी भी जिससे जेजेएम से संबंधित जो पूछताछ करिए, डिपार्टमेंट के इंजीनियरों से तो क्या पूछताछ हुई मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, मैं समझता हूं उनमें से किसी का भी किसी टेंडर में जेजेएम में कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से अकेले संजय बड़ाई का ही सवाल नहीं है, जितने भी लोग जो डिपार्टमेंट से बाहर, कई लोगों को उन्होंने ईडी ने सर्च किया है, उनसे जो जानकारियां मांगी जा रही हैं वो अलग तरीके की जानकारियां हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम करता है तो प्रॉपर्टी में कैसे करते हो, क्या करते हो। अब स्थिति ये है कि जब अन्ना हजारे साहब का मामला लोकसभा में चल रहा था, एक सांसद ने यह कहा कि देश में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सिटी में जिन जिन लोगों के पक्के मकान हैं सबके पास ब्लैक मनी। डीएलसी की दर पे रजिस्ट्री होती है, कोई इसके ऊपर नहीं कराता, कोई नीचे नहीं कराता। जो डीएलसी की दर से नीचे रजिस्ट्री कराए उसकी जांच होनी चाहिए। अब सारी रजिस्ट्रियां वो सब डीएलसी की दर पे हैं। अब उसमें कोई जांच एजेंसी ये कहे कि यार इसके मार्केट रेट तो अलग है, तुमने इसके अंदर ये पैसा दे दिया, वो पैसा दे दिया, मैं समझता हूं न्याय नहीं है। सरकार को, अगर सरकार ये चाहती है कि डीएलसी की दरें बढ़े तो सरकार फैसला करे। इस डीएलसी की दर को जो मार्केट रेट बताई जाती है उस मार्केट रेट तक भी लेके आए तो भी ऐतराज नहीं है। लेकिन जो सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है उस प्रक्रिया के खिलाफ जाके अगर ईडी या कोई जांच एजेंसी अगर लोगों से बात करती तो मैं समझता हूं ये बेवजह परेशान करने जैसी है। ईडी ने अब तक जल जीवन मिशन से संबंधित किसी भी ठेके के, जो मेरी जानकारी है, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता अभी तक ईडी को शायद न मिली हो। अगर अब तक मिलती तो जो फहरिस्त मुझे भेजी गई है उसमें कम से कम उस गड़बड़ी की, जो अगर कोई संभावित गड़बड़ी होती तो उसके बारे में मेरे से पूछा जाता। मेरे से मुझे जो फहरिस्त भेजी है उसमें मेरे विभाग से संबंधित किसी भी ठेके का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन संजय बड़ाई से जो पूछताछ हुई या सर्च हुआ वो केवल आपकी नजदीकियां जो थी इसकी वजह से हुआ या और कोई कारण?
तो अब सुन रहे थे महेश जोशी को, जिन्होंने वक्त मांगा ईडी से, क्योंकि ईडी ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था।